हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा, जिसमें से हम चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे आज केरल केरल का जो क्षेत्र है उसके बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो केरल जो था 18वीं सदी के शुरू में केरल बहुत ही संख्या में बहुत बड़ी संख्या में सामंत और सरदारों और राजाओं के बीच में बटा हुआ था। इनमें से 4 प्रमुख राज्य इस प्रकार से थे: कालिकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य त्रावणकोर राज्य को 1729 में 18वीं सदी के एक अग्रणी राजनेता मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली थी। उसमें विलक्षण और दूरदर्शिता तथा दृढ़ संकल्प और साहस तथा निर्भीकता का सामंजस्य था। उसने सामंतों को शांत कर दिया, क्विलोन और इलायादाम को जीत लिया और डच लोगों को हराकर केरल में उसकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। उसने यूरोपीय अफसरों की मदद से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज फौज का संगठन किया और उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया। उसने एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनवाया। मार्तंड वर्मा ने अपनी नई फौज का इस्तेमाल अपना राज्य उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए किया था। मार्तंड वर्मा ने उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए किया था। त्रावणकोर की सीमाएं जल्दी ही कन्याकुमारी से कोचीन तक फैल गई। उसने सिंचाई की अनेक व्यवस्थाएं की, संचार के लिए सड़कें और नहरें बनाई तथा विदेश व्यापार को सक्रिय प्रोत्साहन दिया। केरल के 3 बड़े राज्यों कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट ने 1763 तथा सभी छोटे राजवाड़ों को विलीन या अधीन कर दिया। हैदर अली ने केरल पर अपना आक्रमण 1766 में शुरू किया था। अंत में कालीकट के जमोरिन के इलाकों सहित कोचीन तक उत्तरी केरल को हड़प लिया गया। कोचीन सहित कोचीन सॉरी इलाकों सहित कोचीन तक उत्तरी केरल को हड़प लिया। 18वीं सदी 18वीं सदी में मलयाली साहित्य में एक असाधारण पुनर्जीवन देखा गया। यह अंशतः केरल के राजाओं और सरदारों के कारण हुआ, जो साहित्य के महान संरक्षक थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसने यूरोप के मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। वह लंदन, कलकत्ता और मद्रास से निकलने वाले अखबारों और पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके। दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके इर्द गिर्द के इलाके राजपूत राज्य। अब देखते हैं राजपूत राज्य के बारे में। प्रमुख राजपूत राज्यों ने मुगल सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठाकर अपने को केंद्रीय नियंत्रण से वस्तुतः स्वतंत्र कर लिया। साथ ही उन्होंने साम्राज्य के शेष भागों में अपना प्रभुत्व बढ़ाया। फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। अब देखते हैं। राजपुताना के राज्य पहले की तरह विभाजित रहे। उनमें से जो बड़े थे, उन्होंने अपने कमजोर पड़ोसियों राजपूत और गैर राजपूत दोनों के इलाकों को हथिया कर अपना विस्तार किया। अधिकतर बड़े राजपूत राज्य निरंतर छोटे झगड़ों और गृह युद्धों में फंसे रहते। इन राज्यों की अंदरूनी राजनीति में उसी प्रकार के भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और विश्वासघात का बोलबाला था जैसा जैसा मुगल दरबार में था जैसा कि मुगल दरबार में था। मारवाड़ के अजीत सिंह को उसके बेटे ने ही मार डाला था। जो मारवाड़ के अजीत सिंह थे, उनको उनके बेटे ने ही मार डाला था। अब देखते हैं कि 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक जो था आमेर का सवाई जयसिंह राजा, जिसका शासनकाल 1681 से 1743 तक था।
वह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था, परंतु सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी के रूप में चमका। जयसिंह राजा जो था सवाई जयसिंह, वह एक विज्ञान प्रेमी के रूप में चमका। ध्यान रहे कि जिस युग में वह था उसमें अधिकांश भारतीयों को वैज्ञानिक प्रगति के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसने जाटों के लिए उसने जाटों से लिए गए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कलकत्ता का महान केंद्र बना दिया। जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और एक नियमित योजना के आधार पर हुआ। उसकी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसकी जो चौड़ी सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जयसिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। जो सवाई जयसिंह राजा था वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षण शालाएं बनाई। सुसज्जित पर्यवेक्षण शालाएं बनाई। कुछ कुछ उपकरण खुद जयसिंह कुछ उपकरण खुद जयसिंह के बनाए हुए थे। उसके खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षक आश्चर्यजनक रूप से सही होते थे। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले। उसका नाम जिज मोहम्मद शाही था। उसने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व तथा त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघु गणकों को बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। जयसिंह जयसिंह जो था समाज सुधारक भी था। उसने एक कानून लागू करने की कोशिश की जिससे लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े। लड़की की शादी में भारी खर्च के कारण ही लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इस असाधारण राजा ने जयपुर जयपुर पर 1699 1743 तक 44 वर्षों तक शासन किया था इसने। अब देखते हैं जाटों के बारे में। जाट खेतिहरों की एक जाति जाट है। जाट दिल्ली, आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द इलाके में रहते हैं। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1769 और फिर 1788 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किए। विद्रोहों को कुचल दिया गया, मगर इलाका अशांत ही रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने दिल्ली के चारों ओर अशांति पैदा कर दी। जाट विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः एक कृषक विद्रोह था, मगर जल्द ही वह लूट मार तक सीमित हो गया। अब देखते हैं, उन्होंने गरीब हो या धनी, जागीरदार हो या किसान हो या हिंदू या मुसलमान हो, सबको लूटा। उन्होंने दिल्ली के दरबारी षड्यंत्रों में सक्रिय हिस्सा लिया। बहुधा अपने फायदों को देखते हुए वे पक्ष बदल देते थे। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चुरामन और बदन सिंह ने की। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई। सूरजमल ने 1756 और 1763 तक शासन किया। वह एक अत्यंत योग्य प्रशासक तथा सैनिक और बड़ा बुद्धिमान राजनेता था। सूरजमल उसने अपना अधिकार एक बड़े क्षेत्र पर कायम किया, जो पूरब में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तथा पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर में दिल्ली के सूबे तक फैला हुआ था। इन क्षेत्र पर उसने शासन किया। राजा सूरजमल ने फैला था। उसके राज्य में अन्य जिलों के अलावा आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ जिले शामिल थे। मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाकर उसने एक अस्थायी राज्य की नींव रखने की कोशिश की। एक समसामयिक इतिहासकार ने उसके बारे में निम्नलिखित बातें लिखी थी। क्या लिखी थी सूरजमल के बारे में? यद्यपि वह किसान की पोशाक पहनता था और सिर्फ एक ब्रज बोली बोल सकता था, तथापि वह जाट जाति का अफलातून यानी प्लेटो था। समझदारी और चतुराई तथा राजस्व और नागरिक मामलों का प्रबंधन करने की योग्यता में उसकी बराबरी करने वाला आसफ जाह बहादुर को छोड़कर हिंदुस्तान के बड़े सामंतों में से कोई नहीं था। तो इस तरीके से राजा सूरजमल के बारे में बातें कही गई। आगे देखते हैं। वह 1763 में मर गया। उसके बाद जाट राज्य की अवनति हो गई। वह छोटे जमींदारों के बीच बट गया, जिनमें से अधिकतर लूट मार पर जिंदा रहने लगे। अब हम देखते हैं बंगस पठान और रूहेले। एक अफगान दुस्साहसी मोहम्मद खां बंगस ने फर्रुखसियर के इर्द गिर्द के इलाके अलीगढ़ और कानपुर के बीच इलाके पर फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में
शासनकाल में अपना अधिकार कायम कर लिया। इसी प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन के ठप हो जाने पर अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड नामक राज्य कायम किया। वह राज्य हिमालय की तराई में, दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पहले बरेली में आंवला थी और बाद में रामपुर चली गई। रुहेलों का अवध दिल्ली और जाटो जाटों से लगातार टकराव होता रहा। अब देखते हैं सिख के बारे में। सिख के बारे में क्या जानकारी है कि सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में चलाया। वह पंजाब के जाट किसानों तथा अन्य छोटी जातियों के बीच फैल गया। वह लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोबिंद सिंह 1606 से लेकर 1645 ने आरंभ किया। मतलब यह इनका कार्यकाल था। मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह 1666 से लेकर 1708 के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बन गए। ये इनका कार्यकाल है, यानी कि मृत्यु से लेकर जन्म तक ताकत बने। औरंगजेब की फौजों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर गुरु गोबिंद सिंह ने लगातार लड़ाइयां की। अब देखते हैं। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा बहादुर के हाथों में चला गया, जो बंदा बहादुर के नाम से विख्यात था। बंदा ने पंजाब के किसानों और नीची जातियों के लोगों को एकजुट किया और मुगल फौज के खिलाफ 8 साल तक जोश खरोश के साथ गैर बराबरी की लड़ाई चलाई। उसने 1715 में पकड़ लिया और कत्ल कर दिया गया। उसे जो है 1715 में पकड़ लिया गया और उसका कत्ल कर दिया गया। उसकी असफलता के अनेक कारण थे। इसकी असफलता के कौन कौन से अनेक कारण थे, देखते हैं। मुगल शासन अभी भी काफी शक्तिशाली था। पंजाब के संपन्न वर्ग और ऊंची जातियों के लोगों ने उसके विरोधियों का साथ दिया, क्योंकि वह नीची जातियों और गांव की गरीब जनता का हिमायती था। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण वह मुगल विरोधी समस्त ताकतों को एकजुट नहीं कर सका। तो यह कुछ कमियां थी शिष्य बंदा बहादुर की। आगे देखते हैं। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और उनके कारण पंजाब के प्रशासन में हुई गड़बड़ी ने सिखों को फिर से उठ खड़ा होने का मौका दिया। आक्रमणकारियों की फौजों के आगे बढ़ने पर सिखों ने बिना कोई भेदभाव किए सबको लूटा और धन तथा सैनिक शक्ति इकट्ठी की। अब्दाली अब्दाली के पंजाब से वापस जाने के बाद उन्होंने राजनीतिक रिक्तता को भरना आरंभ किया। उन्होंने 1765 और 1800 के बीच पंजाब और जम्मू को अपने अधिकार में कर लिया। सिख 12 मिसलों या संघों में संगठित थे, जो सूबों के विभिन्न भागों में काम करते थे। जो सिख थे वह संगठित थे, 12 मिसलों में और संघों में संगठित थे। अब देखते हैं। ये मिसल एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहयोग करते थे। मूलतः वे समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। किसी मिसल के मामलों पर विचार करने और उसके प्रधान तथा अन्य अधिकारियों को चुनने में सभी सदस्य समान रूप से हिस्सा लेते थे। धीरे धीरे मिसलों का जनतांत्रिक और अकुलीन चरित्र लुप्त हो गया और शक्तिशाली प्रधानों, सामंतों और सरदारों तथा जमींदारों ने उन पर अपना दबदबा कायम कर लिया। भाईचारे की भावना और खालसा की एकता भी लुप्त हो गई, क्योंकि प्रधान निरंतर आपस में लड़ते झगड़ते रहते और उन्होंने अपने को स्वतंत्र सरदार घोषित कर दिया था। अब देखते रणजीत सिंह के अधीन पंजाब। 18वीं सदी के अंत में सुकरचकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। वह एक ताकतवर और साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक तथा चतुर कूटनीतिज्ञ था। वह जन्मजात नेता था। उसने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। उसने सतलुज के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य कायम किया। बाद में उसने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया। पुराने सिख प्रधान बड़े जमींदार और जागीरदार बना दिए। उसने मुगलों पर लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किए। भू राजस्व का हिसाब 50% सफल उत्पादन के आधार पर लगाया गया।
रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढर्रे पर एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की। उसकी नई फौज केवल सिखों तक ही सीमित नहीं थी। उसने गोरखों, बिहारियों, उड़ियों, पठानों, डोगरों तथा पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया। उसने लाहौर में तोप बनाने के आधुनिक कारखाने खोले तथा उनमें मुसलमान तोपचियों को काम पर लगाया। कहा जाता है कि उसकी फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। रणजीत सिंह बखूबी अपने मंत्रियों और अफसरों का चुनाव करता था। रणजीत सिंह बखूबी अपने मंत्रियों और अफसरों का चुनाव करता था। उसका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा हुआ था। धर्म के मामले में वह सहनशील तथा उदारवादी था। न केवल सिख बल्कि मुसलमान तथा हिंदू संतों को भी वह सम्मान, आदर और संरक्षण देता था। धर्म परा- धर्म परायण सिख होते हुए भी कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी सफेद दाढ़ी से झाड़ता था। उसके अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान और हिंदू थे। उसका सबसे प्रमुख और विश्वास पात्र मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था। उसका वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल केवल सिखों के फायदे के लिए नहीं होता था। सिख किसान उतना ही उत्पीड़ित था जितना हिंदू या मुसलमान किसान था। किसी को यानी विशेष दर्जा नहीं था और न ही किसी को विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। वस्तुतः रणजीत सिंह के अधीन एक राज्य के रूप में पंजाब का ढांचा 18वीं सदी के अन्य राज्य भारतीयों की तरह ही था। जब 1809 में जब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज पार करने से मना कर दिया और नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पास अंग्रेजों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार उसने अपने राजनीतिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के जरिए अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया, मगर वह विदेशी खतरे को हटा नहीं सका। उसने उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका राज जब सत्ता के तीव्र आंतरिक संघर्ष का शिकार हो गया, तब अंग्रेज आए और उन्होंने उसे जीत लिया। तो यह रही महाराणा रणजीत सिंह की कहानी। तो आज के लिए यहीं तक। अब हम देखेंगे अगले पार्ट में मराठा शक्ति का उत्थान और पतन। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे मराठा शक्ति का उत्थान और पतन। चैप्टर ज्यादा लंबा होने की वजह से आप लोग पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए चैप्टर अब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको देखने में सुविधा होगी। तो इसी तरीके से अपना पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।